की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो खून से लथपथ थी। अचानक कोई चीज उसके ठीक पीछे से तेजी से दौड़कर निकल जाती है। इससे वो बुरी तरह डर जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। ठीक तभी उसके पीछे कोई आ खड़ा होता है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और एक लंबे सफर के बाद राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद वो बीच पर जाते हैं। यहाँ रामा अपने साथ एक पोकर चिप लेकर आया है। वो वादा करता है कि वो अब ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी गैम्बलिंग को हाथ नहीं लगाएगा। यह उसकी लाइफ का एक पाप था जिसे वो अब छोड़ देना चाहता है। इसके बाद तिशा आती है जो अपनी एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेकर आई थी। वो बताती है कि पिछले 3 सालों से यह उसके लिए सिर्फ एक बोझ और पछतावे की वजह था। वो कसम खाती है कि पास्ट की सारी बुरी यादों को भुलाकर वो इंडोनेशिया की सबसे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए मेहनत करेगी। इसके बाद इकबाल जो अपने साथ एक स्मार्टफोन लेकर आया है, वो कन्फेस करता है कि पास्ट में वो इंटरनेट पर एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंसर था। उसकी वीडियोस की वजह से कई लोगों ने सुसाइड तक का रास्ता चुन लिया था। वो वादा करता है कि अब से वो लोगों के काम आएगा और पॉजिटिव चीजें ही प्रमोट करेगा। इसके बाद दारा बताती है कि वो अपने साथ कोई चीज नहीं लाई है, लेकिन वो अपने पास्ट को पूरी तरह से सील कर देना चाहती है और अपने प्यारों को सेफ रखना चाहती है। फिर माया आती है और बताती है कि वो अपनी माँ और नूरी की फोटो लेकर आई है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। फोटो देखकर हमें समझ आता है कि माया की बहन नूरी और माया की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, यानी वो ट्विन्स थीं। माया बताती है कि पिछले 3 सालों से वो इस सदमे में पूरी तरह टूट चुकी थी। माया अब एक नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ और नूरी से तो माफी मांगती है, लेकिन वो अपने पापा को कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उनके पापा उन्हें मुसीबत में छोड़कर चले गए थे। फिर वो सब अपने साथ लाई हुई उन सभी चीजों को समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद माया को अकेला दूर बैठकर ड्राइंग करते देख रामा उसके पास आता है। माया रामा की बहन है। माया बताती है कि वो बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, इसलिए उसकी यह ड्राइंग बुक उसके मुंह से कहीं ज्यादा सच्ची है, जहां उसकी सारी ख्वाहिशें जाहिर होती हैं। उनकी माँ इस बुक को बुक ऑफ ट्रुथ कहती थी। इसके बाद वो लोग अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और काफी देर चलने के बाद एक पुराने घर तक पहुंचते हैं। यह रामा और माया का पुराना घर है। भले ही घर को रिपेयर की जरूरत थी, पर उन्हें यह घर पसंद आता है। इकबाल घर की अजीब सी स्मेल पर मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या यहाँ कोई प्रेग्नेंट है। रामा बताता है कि यह उसके बचपन की स्मेल है। वो घर की सीलन और धूप न आने का मजाक उड़ाते हैं। वो घर घूम कर देखते हैं। इकबाल सबको घर की साफ सफाई शुरू करने का ऑर्डर देता है। फिर वो सब मिलकर घर साफ करने के काम में लग जाते हैं। इसी बीच रामा के मोबाइल पर एक कॉल आती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ इकबाल स्टोर रूम में जाता है और वहाँ उसे एक जनरेटर मिल जाता है जिसे वो चालू करने में कामयाब हो जाता है। इधर माया पुरानी फोटोज देख रही थी। रामा को यहाँ उनके बचपन की फोटोज मिल जाती हैं। माया उनकी माँ की गाई हुई एक पुरानी ललाबाई के बारे में पूछती है। रामा बताता है कि उसे वो गाना बिल्कुल भी याद नहीं है। तभी रामा को वहाँ एक लॉकेट मिलता है। माया और रामा दोनों ही अपनी मरी हुई माँ और नूरी को बहुत मिस करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। रामा वो लॉकेट माया को पहनने के लिए देता है और कहता है कि शायद यह गुड लक लेकर आएगा, लेकिन माया कहती है कि जिसकी यह चीज थी उसका आखिरी दिन बिल्कुल भी लकी नहीं था। खैर, माया उसे पहन लेती है। अगले सीन में रामा और इकबाल जब लकड़ी काट रहे होते हैं, तब तिशा आती है और दोनों से माया की एंजाइटी की बीमारी के बारे में बात करती है। इकबाल बताता है कि माया अगर टाइम पर मेडिसिन न खाए तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपने सर का एक निशान दिखाता है, जहाँ माया ने एक बार गुस्से में आकर उसे एस्ट्रे फेंक कर मारी थी। तिशा माया को शांत देखकर खुश तो थी, लेकिन वो अपनी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। वो घर रिपेयर करने के लिए रामा से मदद मांगती है, लेकिन रामा और इकबाल दोनों के ही पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इकबाल बताता है कि उसका यूट्यूब चैनल पॉलिसीज वायलेट करने की वजह से बंद हो चुका है। व्यूअर्स उसकी वीडियोस को क्रींस बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कमेंट में एक यूजर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। दूसरी तरफ डॉक्टर तिशा को एक लीगल नोटिस आता है। पता चलता है कि उस पर मेडिकल नेग्लिजेंस का इल्जाम था और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उसे हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया था। हॉस्पिटल अथॉरिटी उसके बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं थी। उस रात माया बहुत बेचैन हो जाती है और क्लेम करती है कि उसे घर के अंदर से खून की स्मेल आ रही है। तिशा उसे मेडिसिन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसे फेंक देती है। इकबाल जब टैबलेट उठाने लगता है तो उसे पता चलता है कि ड्रॉर के पीछे कुछ तो है और वो रामा को उसे हटाने में मदद करने को कहता है। दोनों मिलकर जब ड्रॉर हटाते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। वो लॉक तोड़कर उस रूम में घुस जाते हैं। रामा को लगता है कि यह उसके पापा का रूम था। वहाँ अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स देखकर इकबाल को शक होता है कि यहाँ पेसुगिहान यानी एक तरह का काला जादू किया जाता था। वो वहाँ बहुत सारी एंशिएंट चीजें देखकर हैरान होते हैं। माया इस रूम में घुसते ही एक विजन देखती है।
और डर कर जल्दी से बाहर निकल आती है। रामा तिशा को माया का ख्याल रखने को कहता है। इकबाल को वहां एक बॉक्स मिलता है। दारा उन्हें इस रूम से बाहर आने के लिए कहती है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर आते हैं, रूम के अंदर कोई बहुत ही भयानक चीज बैठी हुई नजर आती है। इकबाल तार से सील किया हुआ वो बॉक्स अपने साथ निकाल लाया था। माया आकर इकबाल से कहती है कि इसे उस रूम से बाहर लाना ठीक नहीं था। खैर, माया वहां से चली जाती है। अगले सीन में इकबाल सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है। वो व्यूअर्स को बताता है कि उसे एक मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल रेलिक मिली है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर 5000 लोग लाइव देखने आ गए तो वो इस मिस्टीरियस रेलिक को सबके सामने खोलेगा। आखिरकार उसका टारगेट पूरा हो जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग में 5000 व्यूअर्स पूरे होने के बाद इकबाल उस मिस्टीरियस रेलिक को सबके सामने खोलना शुरू करता है। वो एक एक करके उसके तार काटता है। इसके बाद वो बॉक्स खोलता है और बॉक्स के अंदर से उसे एक पुरानी बुक मिलती है। बुक खोलते ही अंदर उसे लंबी जीभ वाली एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन व्यूअर्स के सामने बहादुर बनने का नाटक करता है। अगले पेज पर उसे जापानीज लैंग्वेज में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट मिलती है। वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, जंगल के अंदर से कोई चीज तेजी से दौड़ते हुए उनके घर की तरफ आने लगती है। खैर, इकबाल पढ़ता है, महारानी, मैंने आपके लिए एक सैक्रिफाइस तैयार कर ली है और आपके सैनिकों के आने के लिए दरवाजा खोल दिया है। स्क्रिप्ट पढ़ते ही अचानक विंडो खुल जाती है, फोन का सिग्नल चला जाता है और इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है। अगले सीन में माया एक भयानक शैतान की ड्राइंग बना रही थी। अचानक उस सीक्रेट रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल उसकी ड्राइंग अजीब तरीके से वैनिश हो जाती है। तभी वो बगल के रूम में ठीक अपनी ड्राइंग वाले उस लंबी जीभ वाले शैतान को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसकी ड्राइंग फिर से वापस आ जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है और बाकी सबको यह घर छोड़कर जाने की जिद करती है। माया बताती है कि उसके रूम में कुछ अजीब सा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। दारा भी माया की बात से एग्री करती है, लेकिन रामा जाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसे इस घर से पैसे चाहिए थे। रामा बताता है कि उस पे बहुत कर्जा है और जकार्ता वापस जाने पर कर्जदार उसे मार डालेंगे। माया बार बार कहती है कि उसके रूम में कुछ तो है, लेकिन रामा उसकी बात पर विश्वास करने के बजाय इसे माया की मेंटल इलनेस और मेडिसिन का साइड इफेक्ट बताकर टाल देता है। इस बात पर माया बुरी तरह भड़क जाती है। तिशा रामा को तसल्ली देती है और कहती है कि वो माया से बात करेगी। इकबाल को माया की ड्राइंग बुक में उस शैतान की ड्राइंग मिल जाती है। ठीक तभी तिशा आकर बताती है कि माया ने विंडो से बाहर छलांग लगा दी है। सब माया को ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं। उनके बाहर जाते ही घर का माहौल हॉन्टेड हो जाता है और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अचानक चेयर पर किसी को बैठे हुए देखा जाता है। इधर जंगल में माया को अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसे अपने सामने कोई दिखाई देता है। दूसरी तरफ बाकी चारों माया को ढूंढ रहे थे। माया को जल्दी ढूंढने के लिए वो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाने का डिसीजन लेते हैं। माया चलते चलते एक झरने के पास आ जाती है। दूसरी तरफ दारा जब माया को ढूंढ रही थी तो अचानक उसके पीछे से कोई चीज तेजी से गुजर जाती है। इधर इकबाल को जंगल की झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है जो अचानक गायब हो जाता है। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। टॉर्च जैसे ही दोबारा ऑन होती है, उसके ठीक बगल में एक भयानक एंटिटी खड़ी होती है जिसे इकबाल नोटिस नहीं कर पाता। इधर रामा के आसपास भी उस भयानक एंटिटी की प्रेजेंस फील होती है और तिशा माया को ढूंढते ढूंढते झरने के पास पहुंच जाती है। इधर माया को अपने पीछे उस लंबी जीभ वाली एंटिटी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है, एंटिटी गायब हो जाती है। वो एंटिटी माया को डराती है और पानी में धक्का दे देती है। इसके बाद एंटिटी उसे पानी में डुबाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दारा पर वो ईविल स्पिरिट सीधे अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि दारा का कोई बड़ा नुकसान हो, रामा वहां आ जाता है। इधर तिशा को माया नदी में बेहोश हालत में मिलती है। तिशा तब बाकी सबको आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर दारा और रामा झरने की तरफ भागते हैं। कुछ ही देर में सब माया के पास पहुंच जाते हैं। अगले सीन में रामा माया को तसल्ली देता है और सब ठीक हो जाएगा कहकर भरोसा दिलाता है। माया डरते हुए रामा को बताती है कि उसने जंगल में कुछ देखा है और वो सब अब यहाँ जमा हो रहे हैं। रामा उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता और कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन माया बार बार यही क्लेम करती है कि वहाँ जरूर कोई ईविल स्पिरिट है। रामा माया को शांत होने और आराम करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि शायद अपनी मेंटल इलनेस की वजह से माया को यह अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। दूसरी तरफ इकबाल उस बॉक्स से मिली बुक को खोलकर ध्यान से देख रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, पर मुड़कर देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो आगे घूमता है, सामने तिशा को देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। तिशा पूछती है कि इकबाल यह
बुक क्यों पढ़ रहा है। इकबाल को लगता है कि यहाँ हो रही इन अजीब घटनाओं का इस बुक के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। तिशा उसे यह बुक पढ़ते देख थोड़ी हैरान और इरिटेट होती है और इकबाल की इस थ्योरी को बकवास बताती है। वो लोग माया के बारे में बात करते हैं। यहाँ इकबाल और तिशा के बीच काफी गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। इकबाल क्लेम करता है कि वो माया की परवाह करता है, इसलिए यह मिस्टीरियस बुक पढ़ रहा है, लेकिन तिशा इस बात पर विश्वास नहीं करती। इधर माया सो रही थी। अचानक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है और माया उठकर बैठ जाती है और उसके ठीक सामने एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है। इसके बाद माया उठकर आईने के सामने आती है। माया के आईने में देखते ही आईना टूटकर चूर चूर हो जाता है। वो वहां से आईने का एक टुकड़ा उठाती है और अपने ही हाथ पर कट लगा लेती है। इसके बाद जैसे ही वो उस टुकड़े को अपनी आंख के पास ले जाती है, रामा आकर उसे रोक लेता है। फिर तिशा माया के हाथ पर बैंडेज लगाती है और उसे मेडिसिन खिलाती है। वो माया के गले से वो लॉकेट उतार कर रख देती है। तिशा माया को सुलाकर बालकनी में जाती है जहाँ बाकी तीनों भी थे। यहाँ रामा के कर्जे के बारे में बात होती है। रामा के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। उसने गैम्बलिंग के लिए 1 बिलियन का कर्जा लिया था और फिर किसी और से भी पैसे उधार लेता है। उसके बाद रामा फिर से गैम्बलिंग की टेबल पर एक बड़ी बाजी लगाता है। उसके हाथ में फुल हाउस होने के बावजूद उसका ओपोनेंट स्ट्रेट फ्लश दिखाकर उसे हरा देता है। रामा बाकी लोगों को बताता है कि अगर वो जकार्ता वापस गया तो उसके कर्जदार उसे मार डालेंगे। वो सब समझ जाते हैं कि वो सभी बड़ी मुसीबत में हैं। रामा का गैम्बलिंग का कर्जा, तिशा की मेडिकल नेग्लिजेंस की पेनल्टी और इकबाल का लीगल समन, सब किसी न किसी तरह से कंगाल हो चुके हैं। इसलिए वो सब इस घर के जरिए पैसे कमाने पर अपना पूरा ध्यान लगाने का फैसला करते हैं। इधर अचानक फिर से सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और माया तुरंत उठकर बैठ जाती है। माया पूरी तरह पजेस्ट हो जाती है और इकबाल की ढूंढी हुई उस बुक के पास आती है। उसके बुक के पास आते ही बुक के पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं। माया कहती है कि उसने अपना जिस्म रानी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। इसके बाद वो पूरी तरह से ईविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसे हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए देखा जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बाकी चारों बुरी तरह डर जाते हैं। माया उस कुल्हाड़ी को दीवार पर फेंक मारती है और पूरी ताकत से चीखती है। वो एक भयानक आवाज में कहती है, फिक्र मत करो, तुम सब मारे जाओगे। यह कहते ही माया बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब तिशा माया के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अचानक माया फिर से पजेस्ट हो जाती है और तिशा का गला दबा देती है। रामा तिशा को बचाने जाता है। दारा एक्स को दूसरे रूम में रखाती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर किसी तरह तिशा को माया की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तिशा की गर्दन पर माया के नाखूनों के भयानक निशान पड़ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर माया को उस सीक्रेट रूम में बंद कर देते हैं ताकि माया दोबारा विंडो से कूदने की कोशिश न करे। रामा तिशा को गाड़ी की चाबी लाने को कहता है ताकि माया को हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन इकबाल कहता है कि डॉक्टर उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि माया पर किसी ईविल स्पिरिट का कब्जा हो चुका है। उसे शक होता है कि इस सब के पीछे उस रूम में रखी किसी चीज का ही हाथ है। दूसरी तरफ तिशा अपना बैग पैक करना शुरू करती है। ठीक तभी उसके सामने इकबाल के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो इकबाल के रूम में जाती है। जैसे ही वो उस बुक के पास जाती है, बुक के पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं। अचानक उसके सामने वो लंबी जीभ वाली एंटिटी आ खड़ी होती है और सीन यहीं कट हो जाता है। इधर रामा इकबाल को तिशा को बुलाकर लाने को कहता है और डिसाइड करता है कि वो सब अभी के अभी यह घर छोड़कर चले जाएंगे। इकबाल तब तिशा के रूम में जाता है, लेकिन जब तिशा वहां नहीं मिलती तो वो अपने रूम में आता है और तिशा को एक अजीब हालत में बैठे हुए देखता है। तिशा बैठी हुई अपनी ही जीभ काट रही थी और इसके बाद वो अपने गले पर कट लगाना शुरू कर देती है। इकबाल तिशा की यह भयानक हालत देखकर रामा को आवाज लगाता है। इकबाल की आवाज सुनकर रामा दारा से कहता है कि माया किसी भी हाल में इस रूम से बाहर न आने पाए। फिर वो भागकर इकबाल के पास जाता है। इकबाल डर के मारे कहता है कि इन सब की जड़ वो डेविल बुक ही है। इकबाल कन्फेस करता है कि गलती से उसके वो बुक पढ़ लेने की वजह से ही शैतान अब उन सबको अपना शिकार बना रहा है। दूसरी तरफ सीक्रेट रूम में माया एक भयानक रूप में चेयर पर बैठी हुई है। तभी दारा को सुनाई देता है कि माया अंदर से रोते हुए उसे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट कर रही है। दारा बिना कुछ सोचे दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। ठीक तभी माया उसका गला दबोच लेती है और उसे दूर फेंक देती है। आवाज सुनकर इकबाल और रामा तिशा को छोड़कर दारा को बचाने भागते हैं। इधर इससे पहले कि माया दारा पर दोबारा अटैक करती, इकबाल और रामा आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन माया उन दोनों को भी उठाकर फेंक देती है और जैसे ही वो रामा की तरफ आगे बढ़ती है, इकबाल पास पड़ी एक रॉड उठाकर माया को मार देता है, जिससे माया बेहोश हो जाती है। अगले सीन में दारा रामा से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है। रामा भी इस बात से एग्री करता है कि उन्हें अभी यह घर छोड़ देना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि इकबाल की ढूंढी हुई वो बुक और इस घर से मिली बाकी सारी मिस्टीरियस चीजें वो फेंक देंगे। रामा तब इकबाल के पास जाता है
इधर इकबाल बुक को जलाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है कि आखिर यह बुक जल क्यों नहीं रही। रामा देखता है कि बुक एंशिएंट जावानीज लैंग्वेज में लिखी हुई है। हालांकि वो यह लैंग्वेज नहीं जानता था, फिर भी अजीब तरीके से वो उस बुक की बातों को समझ पा रहा था। बुक में कैलोन अरंग के पुनर्जन्म के बारे में लिखा था। ध्यान दें, कैलोन अरंग इंडोनेशियन फोकलोर की एक बहुत पावरफुल विच है। खैर, बुक को आग में न जलता देख उन्हें यकीन हो जाता है कि यह कोई नॉर्मल कहानी या मिथ नहीं है बल्कि एक भयानक सच्चाई है। तभी बुक के अंदर से एक नोट नीचे गिरता है जिसमें मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि कैलोन अरंग सिर्फ किसी खास ब्लड लाइन या स्पेसिफिक खून के रिश्ते वाले इंसान के जिस्म में ही एंटर कर सकती है। बुक में कैलोन अरंग को रोकने के 3 तरीके लिखे हुए थे। 1. बॉडी को जला देना। 2. उसे जिंदा दफना देना। 3. बॉडी के 7 टुकड़े करके उन्हें 7 अलग अलग जगहों पर गाड़ देना। रामा अपनी सगी बहन माया को मारने से साफ इनकार कर देता है और बुक को बकवास बताकर टाल देता है, लेकिन इकबाल उसे समझाता है कि उस जिस्म में अब उसकी बहन नहीं बल्कि कुछ और ही है। प्रूफ के तौर पर वो तिशा के अपना ही गला काटकर सुसाइड करने वाले इंसिडेंट की याद दिलाता है। इकबाल माया की आंखों के रंग का बदलना और माया की खुद की बनाई हुई ड्राइंग का बुक वाली ड्राइंग से बिल्कुल मैच होना दिखाता है। रामा समझ जाता है कि माया पर किसी ईविल स्पिरिट का साया है, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी बहन को मारना नहीं चाहता। वो इकबाल से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार पुलिस की मदद लेने की कोशिश करें। इकबाल ना चाहते हुए भी मान जाता है, लेकिन वो रामा से एक प्रॉमिस लेता है, अगर पुलिस की मदद नहीं मिली तो अगली बार वो इकबाल के हिसाब से ही चलेंगे, यानी माया को मार देंगे। इधर घर के अंदर दारा के हाथ की स्किन के अंदर कीड़ों जैसी कोई चीज रेंगने लगती है। दारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और किचन में जाकर एक फोर्क उठाकर अपने ही हाथ पर स्टैब करने लगती है। इसके बाद वो एक मीट क्लीवर हाथ में उठा लेती है। इसी बीच रामा और इकबाल घर के अंदर आते हैं और दारा को क्लीवर से अपने ही हाथ पर वार करते हुए देखते हैं। दारा अपना हाथ काटकर अलग कर देती है और कहती है कि अब उसके हाथ में दर्द नहीं है। वो आगे कहती है कि सूरज निकलने से पहले वो सब मारे जाएंगे। यह कहकर दारा बेहोश हो जाती है। रामा उसके पास जाना चाहता है, लेकिन इकबाल उसे तुरंत वहां से भागने को कहता है। रामा और इकबाल भागने की कोशिश करते हैं और जंगल के बीच से दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जंगल की भूल भुलैया में फंसकर वो बार बार एक ही जगह यानी उसी श्रापित घर के सामने वापस आ जाते हैं। उन्हें वहां से निकलने का कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। भागने में फेल होकर वो वापस घर के अंदर घुस जाते हैं। इकबाल पागलों की तरह बड़बड़ाता है कि सारे दोस्त मारे गए हैं और गाड़ी भी नहीं मिल रही। इकबाल और रामा दोनों ही मेंटली पूरी तरह टूट जाते हैं। रामा पूछता है कि अगर उसने सच में अपनी बहन को मार दिया तो क्या यह नरक खत्म हो जाएगा। इकबाल उसे समझाता है कि यह कोई नॉर्मल बुक नहीं है, यह शैतान की बुक है। शैतान को हराने के लिए खुद को भी शैतान की तरह बेरहम बनना पड़ेगा। माया के अंदर जो इविल स्पिरिट है उसे खत्म करने के लिए माया को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। वो कहता है कि अगर रामा को अपनी बहन को जलाकर मारने में डर लग रहा है तो वो खुद इस पूरे घर को जला देगा। वो रामा को कायर कहकर गाली देता है और कहता है कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद इकबाल स्टोर रूम में जाता है और डीजल लाकर पूरे घर में छिड़क देता है, लेकिन कुछ ड्रम डीजल लेने के बाद जब वो वापस स्टोर रूम जाता है तो देखता है कि वहां अब एक भी डीजल का ड्रम नहीं है, जबकि वहां बहुत सारे ड्रम्स रखे थे। इकबाल खुद को कायर मानने से इनकार करता है और शैतान को सामने आने का चैलेंज करता है। वो चीख कर शैतान से कहता है कि वो छुप कर न रहे बल्कि सामने आकर लड़े। खैर, जब वो दूसरी तरफ से डीजल ले रहा होता है तो शैतान वहां दिखाई देता है। इकबाल डीजल लाकर पूरे घर में अच्छी तरह से छिड़क देता है। वो तिशा की बॉडी पर डीजल डालते वक्त इमोशनल हो जाता है। खैर, इकबाल पूरे रूम में डीजल छिड़क देता है। इसके बाद वो रामा के पास आकर कहता है कि वो शायद एक बुरा इंसान है, लेकिन वो बहादुर है। वो रामा को आखिरी बार अपनी कायरता छोड़कर बहादुर बनने की एडवाइस देता है। इकबाल की बात पूरी होने से पहले ही तिशा उसे एक्स से स्टैब करके मार डालती है। इसके बाद तिशा एक्स लेकर रामा पर अटैक करती है। रामा उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तिशा को याद दिलाता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन तिशा कुछ नहीं सुनती। ठीक तभी दारा तिशा के गले में एक रॉड स्टैब कर देती है। इसके बाद दारा रामा को खुद को संभालने के लिए कहती है। दारा एक एंशिएंट और पावरफुल मंत्र पढ़ना शुरू करती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उस शैतानी बुक को पढ़ रहा था। यहाँ हम दारा को भी देखते हैं। यहाँ नूरी को एक क्रॉस के साथ बांधा गया था। नूरी अपने पापा से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो कहती है, पापा, मैं आपकी अपनी बच्ची हूँ, मुझे मत मारिए। वो बार बार घर वापस जाने की जिद कर रही थी, लेकिन नूरी के पापा नूरी के जिस्म पर डीजल छिड़क देते हैं। तब नूरी के अंदर की ईविल स्पिरिट दहाड़ते हुए कहती है कि उसके खानदान की जितनी भी औरतें हैं, बेटी, पोती, परपोती, वो सबको एक एक करके मार डालेगी। वो किसी के खून को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी बात खत्म होते ही उसे जिंदा जला दिया जाता है। सीन
प्रेजेंट में वापस आता है और दारा अपनी आखिरी सांस लेती है। तभी माया अपनी माँ की पुरानी लोरी गाना शुरू कर देती है। रामा माया की आवाज सुनकर सीक्रेट रूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करने लगता है। माया रामा से कहती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो नूरी की तरह अपना भयानक अंजाम नहीं चाहती। रामा जब कहता है कि माया ने ही उसके दोस्तों को मारा है तो माया इस बात से इनकार करती है और सारा इल्जाम नूरी पर डाल देती है। वो क्लेम करती है कि नूरी ने ही उनकी माँ को भी मारा था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माँ नूरी को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माँ के सोते ही नूरी एक नाइफ लेकर माँ को स्टैब करके मार डालती है। रामा कहता है कि माया कभी नहीं जानती थी कि नूरी ने माँ को मारा था। इससे रामा को पूरा यकीन हो जाता है कि माया के अंदर ही वो इविल स्पिरिट है। आखिर में माया के अंदर बैठी वो शैतानी आत्मा रामा की आत्मा छीन लेने की धमकी देती है। वो इविल स्पिरिट चीख कर कहती है कि जिस तरह उसने रामा की कमजोर माँ की जान ली है, ठीक उसी तरह वो रामा के खानदान की सारी औरतों, उसकी बेटी, पोती और यहाँ तक कि परपोतियों को भी एक एक करके मार डालेगी। रामा उस रूम का दरवाजा सिक्योरली बंद कर देता है और बाकी बचे हुए उन जगहों पर जहाँ इकबाल ने डीजल नहीं डाला था वहाँ वो खुद डीजल छिड़कने लगता है। यहाँ उसे वो लॉकेट मिल जाता है और वो उसे अपने गले में पहन लेता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और घर में आग लगा देता है। बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। रामा अपने घर वापस आता है। उसकी बीवी नताशा उसका वेलकम करती है। नताशा रामा को एक खुशखबरी देती है। वो बताती है कि वो डॉक्टर के पास गई थी और उन्हें एक बेटी होने वाली है। बेटी होने की बात सुनते ही रामा को फिर से माया का वो श्राप याद आ जाता है, यानी तुम्हारी बेटी, पोती और खानदान की सारी औरतों को मैं खत्म कर दूंगी। और इसी भयानक नोट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।